तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, कैपलर ने 3 लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। तो टॉपिक है हमारा कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो कैपलर्स फर्स्ट लॉ, this law is also known as law of orbit. It states that every planet revolve around the sun in elliptical orbit. Elliptical orbit. Sun and sun is at one focus. जैसे ये है एलिप्स, तो सन जहाँ होगा प्लेन जहाँ होगा, ये एलिप्स, यहाँ सन भी यहाँ ये जहाँ तक ठीक है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब कैपलर्स सेकंड लॉ, second law Kepler's second planetary motion. This law is also known as law of area. It states that the radius vector drawn from the sun to the planet, it states that the radius vector drawn from sun to planet to be equal area in equal interval of time. ठीक है, तो इसको हम प्रूव भी करेंगे। लेट ये समझो कि एलिप्स है, तो जहाँ सन है तो ये वाला पार्ट और ये एरिया जो है एक तो होगा कि शेडेड एरिया एक तो होगा, ये सेकंड पार्ट इस टाइम इंटरवल में और इस टाइम इंटरवल में एरिया इक्वल स्पीड होगा, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर लंबा है तो इसमें प्लैनेट जो है वो स्लोली मूव करेगा, और ये रेडियस वेक्टर छोटा है तो यहाँ प्लैनेट जो है वो फास्ट मूव करेगा। ठीक है, तो लेट कि प्लैनेट
moves from A to B in time that making angle delta theta. That a planet moves from A to B in time delta t makes angle delta theta and its radius vector r given. R डी लिखो ना R समझो ये हमारे पास आ गया एलिप्स। ये प्लैनेट है, यहाँ से यहाँ मूव करता है, ये R है और ये डेल्टा थीटा है। ये डेल्टा टी टाइम है जहाँ से A से B का। कितना एरिया हो गया? ये एक ट्रायंगल साइड बन गई। मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा? चलो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला। ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर था? r/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस इनटू एल्टीट्यूड। मैं इसको पूरा ले लेता हूं। बेस इनटू ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल आपने पढ़ा हुआ है, थीटा है, ये r है और ये l है। थीटा इज इक्वल टू l बाई r। l हमारे पास आ जाता है थीटा इनटू r। तो ये जो पार्ट है ना बी ए बी पार्ट, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा थीटा इनटू ये पार्ट कितना है? ए बी पार्ट। ए बी पार्ट जो है वो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा थीटा इनटू रेडियस वेक्टर r। चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। ये हमारा बेस बन गया यहाँ ऊपर वाले का r इंटू डेल्टा थीटा और एल्टीट्यूड हमारा बन गया यहाँ ये जो रेडियस वेक्टर r है। तो दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया डेल ए डेल इक्वल टू, अगर स्मॉल एंगल स्वीप कर रहा है तो एरिया भी डेल ए ले लो, उसके बाद आएगा 1/2 बेस r डेल्टा थीटा इनटू r एल्टीट्यूड आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 r स्क्वायर डेल्टा ये r स्क्वायर डेल्टा। अब ये हमने देखना है कि यहाँ क्या पढ़ा हमने कि इट स्पीक आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये चीज प्रूव कर लिया dA/dt कांस्टेंट। तो इसको क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय del t। तो del a by del t equal to 1/2 r square del theta by del t। taking limit as del t tends to 0, del t tends to 0। तो ये आएगा limit del t tends to 0 del a by del t is equal to limit del t tends to 0 1/2 r square delta theta by del t। ये किसके बराबर आ गया? ये आएगा dA by dt is equal to 1/2 r square d theta by d। Rate of change of theta with respect to time is called angular velocity। क्योंकि थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो ये d theta by dt is equal to ओमेगा,
इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो dA by dt is equal to 1 by r square ओमेगा। कल हमने मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv सर। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर आएगा, I इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम L is equal to I ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to m r स्क्वायर ओमेगा। हमें चाहिए ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू L बाई m r। इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो दिस इंप्लाइज दैट dA by dt 1 by 2 r square L by m r square cancel 1 by 2 L by m L by m। This L is constant, m is constant, so that means this whole thing is constant। अगर ये constant है तो dA by dt भी constant है। तो dA by dt is equal to constant because L angular momentum and mass m is constant। So this proves the second law of Kepler। अब हम पढ़ेंगे third law of Kepler's third law। Kepler's third law। This law is also known as law of period। This law is also known as law of period। It states that square of the time period of the planet around the sun is directly proportional to the cube of the radius vector। It states that square of the time period t करो of the planet around the sun is directly proportional to q of radius vector r of a planet from sun। That is t square is proportional to r cube। If m is the mass of the sun and small m is the mass of the planet, so force gravitational from gravitational law, force of attraction is equal to gmm by r square। gmm by r square। It is revolving around the sun, so it has certain centripetal force। इसकी कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, ये आगे इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स
F इज इक्वल टू नॉर्मल वे में क्या होता है एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ क्या आएगा एम बी का मतलब था ओमेगा, है ना। ओमेगा की जगह ऐसे आती है एम बी स्क्वायर बाई आर। तो बी की जगह क्या आएगा आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा। ये सेंटीमीटर फोर्स आ गई, क्या आ गई सेंटीमीटर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड GMM by R square is equal to M R omega square. This M and this M is cancelled. So using omega is equal to omega किसके बराबर आएगी 2 pi by t। तो ये आया हमारे पास GM by R square is equal to R 2 pi और t, क्योंकि हमें टाइम पीरियड चाहिए, हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो ये 2 pi by t हो गया। तो अब ये किसके बराबर आएगा GM by this is equal to R 4 pi square by t square। तो इधर जाओ t square is equal to R, तो उधर जाओ R cube 4 pi square by g भी कांस्टेंट और मास भी कांस्टेंट है, तो ये t square क्या हो जाएगा t square is proportional to R cube। So third law is proved, hence third law is proved। आपको फर्स्ट लॉ भी अच्छे तरीके से समझा गया, सेकंड लॉ भी अच्छे तरीके से समझा गया और थर्ड लॉ भी अच्छे तरीके से समझा गया। तो कोई डाउट है आपको? नो सर।